मेन प्रॉब्लम थी कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा तो था नहीं। तो मैंने घर पे बात की फादर साहब से, फादर साहब ने कहा ठीक है तेरी मर्जी, करना चाहता है तो करो, लेकिन सोच समझ के करना काम। अब हम बड़ों की बातें थोड़ी मानते हैं हम तो वो ठीक है अभी करना है तो करना है। 70,000 या 80,000 रुपये हमारे टोटल, मतलब हमने एक एस्टिमेट लगाया कि मशीनरी और रॉ मटेरियल लगा के पहुंच गया जी सेक्टर 17 चंडीगढ़। बसें सीधी जाती हैं हमारे वहाँ से। अब इतना भोलापन था, मैंने कहा जी खत्री साहब ने बोला था भी ये लिफाफा दे देना उनको। उन्होंने अपने आप खोल के देख लिया जो कुछ भी था। यहाँ सिस्टम में आप पहली बार घुसे? ये पहली बार घुसा मैं। और मतलब मैंने ये देखा कि ओपन चीजें कितनी होती हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो पहले पैसे मंगवाएंगे, वो फिर आपको माल सप्लाई करेंगे। उन्होंने 40 साल रगड़े खाए, यहाँ आया बसई दारापुर और पूरा एक 70,000 रुपये में, उस टाइम आप ये लगाओ कि छोटा, उस टाइम ना जिप्सी चलती थी कमर्शियल, और वो जिप्सी भर के ले गया मैं 70,000 रुपये में पूरा सामान। 70,000? हाँ पूरा मधानी पूरी पता नहीं उस टाइम 240 रुपए की मधानी हम बेचते थे। अब सेल टैक्स नंबर ले लिया हमने। अब जब रजिस्ट्रेशन करवा दिया आपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, तो हर एक डिपार्टमेंट को पता लग गया कि एक फैक्ट्री लग गई। अच्छा। और धीरे धीरे ना ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ये डिपार्टमेंट धीरे धीरे बढ़ते चले। आप जैसे जैसे ग्रो करोगे तो आप ये मान के चलो कि आपके साथ 1-2 डिपार्टमेंट और जुड़ते चले जा रहे हैं। लिफाफा सबको चाहिए। हाँ वो सबको चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। वो तो अब सिस्टम का पार्ट है। मुझे लगता नहीं कि वो 100 साल तक भी खत्म होगा हमारे यहाँ से। सितंबर आते आते जैसे जब तक गर्मी खत्म होने का टाइम आया, तब तक आप ये मान के चलिए कि मेरे ख्याल मैंने 1000 के लगभग पंखे बनाए थे, तो मेरे पास 750-800 के करीब पंखे वापिस आ गए। अरे मतलब उनमें इतनी जबरदस्त कंप्लेंट आई। अंकित जी इसमें क्या है, लाइफ में जिंदगी के कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो हम खुद नहीं बनाते, वो वक्त और समय बना देता है। नमस्कार दोस्तों, खिचड़ी पर आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज जिसका नाम है एक्सीडेंटल बिजनेसमैन। एक्सीडेंटल बिजनेसमैन विनोद शर्मा जी कैसे बने, आज उसकी बात होगी। इससे पहले आपने देखा कि विनोद शर्मा जी ने कॉलेज में भी एक जॉब की और उसके बाद भी 2 फुल टाइम जॉब की काफ़ी समय के लिए, लेकिन जहन में ये चल रहा था कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है, हट के करना है, जो मेरा मन कहता है मुझे वो करना है। लेकिन कोई तो ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जिससे उन्हें लगा कि मुझे अब बिजनेस की शुरुआत करनी है। 13 बिजनेस लगातार उनके नहीं चले, 14वां सुपर हिट रहा। सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए मुझे कि बिजनेस शुरू किया आपने, लेकिन जहन में क्या चल रहा था नौकरी करते हुए, और क्या कौन सा वो इंसिडेंट था जिसे लगा भी आपको बस बहुत हो गया, अब शुरू अपना काम? देखिए बात तो वही है, अभी जो टारगेट था वो तो आर्मी में जाने का ही था जी, ठीक है। वो नहीं हुआ जी। तो नौकरियां की 3-4 जगह पे। अब जब मैं RPI हाइड्रो में जॉब कर रहा था तो वहाँ पे भी एक सीतापुर से थे लड़के, मैंने बताया आपको, लैब में थे वो चले गए, उन्होंने अपनी लैब कर ली वहाँ पे। तो जब वो गए तो तब मेरे दिमाग में आया, भाई पहले शर्मा जी के यहाँ काम किया मैंने, शर्मा जी ने अपना यूनिट लगाया, फिर हरियाणा लेदर केमिकल में गया मैं, तो वहाँ पे भी एक मेरे कलीग थे, उन्होंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब RPI हाइड्रो में आ गया तो 1.5-1 साल मैंने काम किया, ठीक है, घर पे जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक ही, जगह के हिसाब से सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही थी। लेकिन फिर दिमाग में यही आया भी अब जॉब नहीं मिल रही ना, तो फिर कुछ बिजनेस करते हैं। घर के सब लोग जॉब में हैं, कुछ हटके करते हैं, अब कोई बिजनेस करेगा, बिजनेस करके देखते हैं। तब दिमाग में आया भी अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ, फिर मैंने RPI हाइड्रो वाली जॉब छोड़ दी। ठीक है। हालांकि उन्होंने बहुत कहा, टंडन जी ने भी कहा, कपूर जी ने भी कहा, लेकिन मैंने तब ठान लिया था, मैंने कहा नहीं, अब नौकरी के लिए ट्राई भी नहीं करना और अब बिजनेस करेंगे। अच्छा। और करना क्या है वो अभी कुछ दिमाग में नहीं था, वो साफ नहीं था। तो बस जब बैठे दोस्तों के साथ, एक फ्रेंड थे मेरे वहीं पे, मतलब गली में ही, बचपन से लेके बड़े होने तक हम इकट्ठे रहे, प्रवीण मुच्छल। अच्छा। तो उसका ब्रदर बसई दारापुर जगह है दिल्ली, वो सीलिंग फैन की, बल्ब्स की और इलेक्ट्रिक मधानी आती है जो, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वो आज भी बहुत बड़ी मार्केट है, मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट थी। तो वो वहाँ पे काम करता था,
वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता था। मैन्युफैक्चरिंग क्या, बेसिकली असेंबलिंग बोलेंगे हम उसको। वो मधानी असेंबल करके और वहीं की वहीं होलसेलर्स को बेचता था। तो हम लोग जाते थे वहाँ, प्रवीण के साथ कई बार जाते थे वहाँ पे हम लोग बीच बीच में मिलने। उसको छोटा था तो मेरे को प्रवीण ने कहा भी हैप्पी के साथ ही काम कर ले। हैप्पी तो कर ही रहा है काम ठीक है, मार्जिन ठीक है, थोड़े पैसे का काम है। मेन प्रॉब्लम थी कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा तो था नहीं। तो मैंने घर पे बात की फादर साहब से। फादर साहब ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी है, करना चाहता है तो करो, लेकिन सोच समझ के करना काम। अब हम बड़ों की बातें थोड़ी मानते हैं हम तो वो ठीक है अभी करना है तो करना है। तो मैंने हैप्पी को बोला, तो वो बोला ठीक है ना, काम मिलके कर लेते हैं। तो हमने फिर प्लानिंग की भी, चलो भाई फैक्ट्री लगाते हैं मधानी, और जींद में फैक्ट्री लगाएंगे। हटके काम करना था तो एक हटके काम भी था, क्योंकि हमारे उस एरिया में सिर्फ एक ही आदमी पहले काम कर रहा था। ऐसा है कि नहीं कर रहा था, एक ही आदमी काम कर रहा था, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं कर रहा था जिस लेवल पे हम सोच रहे थे करने की। लेवल, पैसे कम थे लेकिन सोच यही थी कि काम अच्छे स्केल पे करना है। चाहे कम पैसे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका टारगेट हम ऐसे लेके चलेंगे कि हमें उसको बड़े अच्छे लेवल पे लेके जाना है। फाइनल हो गया जी, ठीक है काम करेंगे। फर्म बनाई मैंने। मेरा भतीजा है जो विंग कमांडर है अभी एयरफोर्स में, विनीत नाम है उसका। तो विनीत इलेक्ट्रिकल के नाम से हमने अच्छा वो फर्म बनाई अपनी पहली, और रेंट पे जगह ली हमने जींद में, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ जगह। वो पर्पस इसलिए लेने का था कि सामान जितना भी आएगा वो नजदीक ट्रेन से आएगा, क्योंकि डेली अप डाउन करते थे लोग वहाँ से, भाई वहीं से सामान लाए और वहीं की वहीं हमें इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। हमारे चाचा जी के दोस्त थे वहीं गांव में, उनकी जगह थी, 3 कमरे बने हुए थे बस। पीपल का पेड़ था एक बहुत बड़ा, उसके नीचे वो कमरे थे। तो हमने वो रेंट पे ले लिए कमरे। अब वो कमरे और कुछ नहीं था, सिर्फ कमरे बने हुए थे बस वो, और नॉर्मल एक बिजली का कनेक्शन था उसमें। तो उन्होंने बोला जी अगर आपको इसमें कुछ एडिशन अल्ट्रेशन करना होगा तो वो आपको अपने आप करना है, वो मैं नहीं करके। तो गाँव के आदमी बेचारे सिंपल सीधे लोग होते हैं। हमने वो कमरे रेंट पे ले लिए। बात हो गई हमारी आपस में, भाई जो भी, शायद उस टाइम 70,000 या 80,000 रुपये हमारे टोटल, मतलब हमने एक एस्टिमेट लगाया कि मशीनरी और रॉ मटेरियल लगा के हमारा इतना खर्चा लगेगा। भाई आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसे हैप्पी देगा। भी मैं मशीनरी ले आऊँगा और वो मार्केट में बैठा है तो रॉ मटेरियल में वो हेल्प कर देगा, वो पैसे वो लगाएगा वो रॉ मटेरियल वाले। मैं जींद वाली फैक्ट्री संभालूंगा और वो दिल्ली बैठ के वो मार्केटिंग वाला सिस्टम। ओके। वहाँ से स्टार्ट हुई हमारे पहले बिजनेस की। अच्छा, तो एग्जैक्टली क्या बिजनेस था, किस चीज़ का काम था वो? ये बेसिकली हमने जो शुरुआत की हमने मधानी से। मधानी जो दूध, मतलब अब बिलोना होता है ना, बिलोना, हाँ जी। वो इलेक्ट्रिक बिलोना लगा लो आप। इलेक्ट्रिक बिलोना, हाँ ठीक है। एक अमृत के नाम से आती थी पटियाला में तब मतलब बेसिकली हमारे पूरे एरिया में वो एक ही सरदार जी थे जो सप्लायर थे। वो वहाँ से बड़ी गाड़ी भर के लाते थे और पूरे हमारे एरिया में सप्लाई करके जाते थे। अमृत के नाम से आती थी। और हमने अपना ब्रांड नेम भी विनीत रखा। विनीत इलेक्ट्रिकल फर्म का नाम था और विनीत ब्रांड नाम रखा हमने। अब कमरे थे तो सिक्योरिटी नहीं थी उनकी, फिर उसकी एक हमने 4 दीवारी बनाई। अब उसके लिए मशीनरी चाहिए, एक लेथ मशीन चाहिए, बाइंडिंग मशीन चाहिए, वायर की जो बाइंडिंग होती है वाइंडर, एक ड्रिल मशीन, तो छोटी छोटी ऐसी कई मशीनें थी। मेन बड़ी लेथ मशीन थी उसमें, और एक ओवन होता है जिसमें आप पेंट करके और उसको सुखाने के हीट करते हो आप उसमें प्रॉपर। अब ये मशीनरी किसी ने कहा जी आप दिल्ली से लोगे तो आपको महंगी मिलेगी, तो आप बटाला से लेके आओ। उन दिनों टेररिज्म था अभी, अच्छा अभी था पंजाब में, मतलब अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैं बटाला गया। बटाला में कोई एक हमारे मिलने वाले थे, उनके क्योंकि मिलने वाले थे वहाँ पे, उन्होंने एक रेफरेंस दिया। तो वहाँ से मैं लेथ मशीन लेके आया, वहाँ से एक ड्रिल मशीन लेके आया। उन्होंने मोटर वोटर भी सारी साथ दे दी। अब मुझे पता कुछ नहीं है कि ये
मशीन जो मैं लेके जा रहा हूँ इसमें कैसी मोटर लगनी है, कैसा इसका क्या होना है, वो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। बस काम कर दिया, बस शुरू कर दिया काम। अब हमने मशीन लेके आ गया जी, मैं मशीन लगा दी, हफ्ता 10 दिन उसको सेट करने में लगे हमें। अब जब उसका हम कनेक्शन करने लगे तो वो मोटर थी सारी 3 फेस की। अच्छा। और जो कनेक्शन था वहाँ था सिंगल फेस का। अच्छा। अब आपको अगर वो मोटर चलानी है तो आपको 3 फेस का कनेक्शन चाहिए। ठीक है। तो मैंने बिजली बोर्ड वालों से बात की तो बोले जी यहाँ तो 3 फेस का कनेक्शन लग ही नहीं सकता। अच्छा। अब 3 फेस का कनेक्शन लग नहीं सकता और मशीन वो 3 सिंगल फेस की मोटर पे चल नहीं सकती। अच्छा। तो आपको कनेक्शन 3 फेस का ही लेना है। तो मैंने कहा भी कनेक्शन 3 फेस का कोई तो तरीका होगा। बोले जी आसपास तो यहाँ तो ट्रांसफार्मर नया लगाना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन चंडीगढ़ से आएगी। तो हमारे एक एसडीओ थे वहाँ पे, खत्री साहब, उनसे जान पहचान थी हमारी। मतलब जो जींद वाला घर था हमारा वो पावर हाउस है बेसिकली, उसको बिजली घर कॉलोनी ही बोलते हैं, श्यामनगर कॉलोनी है वैसे। तो बिजली घर के पास था तो इसलिए उसको बिजली घर वाली कॉलोनी बोलते थे सब। तो वो छोटा सा एरिया था, सब लोग जानते थे आपस में। तो एसडीओ थे खत्री साहब, मैं उनको मिला जाके, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी मशीनें सब हम ले आए। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ तो 3 फेस का कनेक्शन मिल नहीं सकता। उसने लाइनमैन को बुलाया तो उसने समझाया सारा। बोला सर मतलब ट्रांसफार्मर जो है बहुत दूर है वहाँ से, तो इनके लिए ट्रांसफार्मर हमें नया ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो बोला भी विनोद देखिए तो तेरे को लगवाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर, वैसे तो ये प्रोसेस है 1.5-2 महीने का, पर मैं तेरे को तो अपना फॉर्म भर ले, यहाँ से मैं रिकमेंडेशन कर देता हूँ, चंडीगढ़ का कवरिंग लेटर लगा देता हूँ उसके साथ, तू बाई हैंड ले जा। वैसे हम बाई पोस्ट भेजते हैं पर तू बाई हैंड ले जा। वहाँ पे फलां एसडीओ तेरे को सेक्टर 17 ऑफिस में मिलेंगे, उनसे परमिशन करवा ला और लेके आ जाना, फिर मैं करवा दूंगा काम। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो बोले वो वैसे साइन नहीं करेगा, इसका एक सिस्टम होता है। वो वहाँ मैं ऑफिशियल सिस्टम में पहली बार घुसा लाइफ में, पर्सनल जॉब करते हुए तो जो भी, खैर हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं था उस टाइम, लेकिन देखा था हमने प्रैक्टिकली सिस्टम में। मैं पहली बार घुसा तब। अब ये वो चीज है कि आपको अगर कोई काम शुरू करना है तो आपको सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। मेरी तरह बेवकूफ बन के काम नहीं करना। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, मतलब हमने बेवकूफी में काम किया। हमने पहले होमवर्क किया ही नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आगे क्या प्रॉब्लम आएगी, हमने कुछ नहीं सोचा उस चीज़ के बारे में। बस प्रवीण ने बोल दिया मदानी का काम करते हैं तो हमने कर लिया। तो मेरे को उसने एक छोटा सा अमाउंट बताया, लिफाफे में डाल के ले जाना। अच्छा, लिफाफे में डाल के ले जाना। हाँ, और ये उनको आप दे देना तो बात कर लेना, मेरे ख्याल से मान जाएगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा अगर उससे चलेगा। ठीक है जी। मैं नेक्स्ट डे अपना सच संवर के और पहुंच गया जी सेक्टर 17 चंडीगढ़। बसें सीधी जाती हैं हमारे वहाँ से। सुबह ही मिला मैं उनको, मतलब 10:30-11 बजे तक पहुंच गया था। मैंने जाके उनको लेटर दिया, बताया भी ऐसे ऐसे खत्री जी ने भेजा है। लेटर दे दिया मैंने। बोला भी क्या करना है, मुझे ट्रांसफार्मर लगना है। बोला ठीक है अब छोड़ जाओ। तो मैं उसको स्टडी करके, और वो पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, मैं उनको बात करूँगा। वो एक पता नहीं कोई होता है भाई, वो बना के भेजेंगे मेरे को, ड्राइंग बना के भेजेंगे, एरिया बना के भेजेंगे, कितनी केबल लगेगी, कितने खंबे लगेंगे, कितनी तार लगेगी, वो सारी चीज़ें वो बना के भेजेंगे। तो मैं भेज दूंगा, हो जाएगा काम आपका, घबराओ मत आप। मतलब वो जैसे बात करते हैं ना। अब मैं समझ तो गया, मेरे को उन्होंने बोल के भेजा था, तो मैंने वो जेब में से लिफाफा निकाला, मैंने लिफाफा दे दिया। तो ये क्या है? अब इतना भोलापन था, मैंने कहा जी खत्री साहब ने बोला था भी ये लिफाफा दे देना उनको तो तेरा काम हो जाएगा। तो बोला क्या है इसमें, खोल के बताना इसमें क्या है, ऐसे बंद करके क्या दे रहा है। उन्होंने अपने आप खोल के देख लिया जो कुछ भी था। यहाँ सिस्टम में आप पहली बार घुसे? ये पहली बार घुसा मैं। हाँ। और मतलब मैंने ये देखा कि ओपन चीजें कितनी होती हैं। हाँ। 2, 4, 5, 10 मिनट तो मेरे से पूछता रहा
कितना पढ़े हो, कैसे कैसे काम शुरू कर रहे हो, नौकरी जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो भी नौकरी लगी ये हुआ, उसने बहुत आधा पौना घंटा मेरा इंटरव्यू लिया। आपको तो जाना चाहिए आर्मी में, ये वो। मैं कहा जी अब नहीं मिली नौकरी तो अब ठीक है। कॉफ़ी कॉफ़ी पीते हो? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कॉफ़ी नहीं पी आज। तो चल तेरे को कॉफ़ी पिलाता हूँ। वो मेरे को वहीं सेक्टर 17 में नीचे एक कैफे हाउस में ले गए। वो उन्होंने कॉफ़ी मंगवा ली और वो ना अपना स्टैम्प वगैरह वो पेपर वेपर सब वो साथ ही लेके आए वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तब मैंने लाइफ में पहली बार कॉफ़ी पी। और उन्होंने वो पेपर निकाले सारे, स्टैम्प वगैरह निकाली, स्टैम्प लगाई, बोला कुछ और लिखना है तो बता दे, इस पे लिख दूंगा मैं। मतलब आप ये लगाइए कि आप कुछ भी करवा सकते हो आप। मतलब अगर उस टाइम मैं ट्रांसफार्मर के साथ कुछ और भी चीज उनको बोलता जी कुछ एक्स्ट्रा और भी लिख दो इसमें, तो शायद वो लिख देते, जो उनका तरीका था। लग जाती, वो लग जाती, लिफाफा पहुंच चुका था। हाँ वो लग जाती, वो कोई दिक्कत नहीं थी। खैर चलो मेरा काम हो गया जी, मुझे खुशी इस बात की थी। मैं लेके आ गया वो सेम डे शाम को मैं लेके आ गया। मैंने जाके अगले दिन खत्री जी को दे दिया, खत्री जी ने लाइनमैन को बुला के दे दिया। और जो काम ऑफिशियली 2 महीने में होना था वो मेरा काम लगभग 5वें दिन काम शुरू हो गया वहाँ पे। अच्छा। और 2 दिन में अब मैं एक बार लिफाफा दे चुका था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया था और ये भी समझ में आ रहा था कि काम होता कैसे है। अब जब लाइनमैन ने काम करना था, जो भी 4-5 लोग थे, खंबे बाबूजी वहाँ से उठा के लाएंगे, ट्रांसफार्मर वहाँ से आएगा, तारे वहाँ से आएंगी, इसमें तो 10-15 दिन का काम तो लग जाएगा जी। फिर मैंने वो काम अपने आप किया, फिर मैंने खत्री जी को इन्वॉल्व नहीं किया बीच में। फिर वो कार्रवाई मैंने अपने आप की। तो 5-6 दिन में हमारा वो हो गया, ट्रांसफार्मर लग गया, 3 फेज का कनेक्शन लग गया। मतलब 10 हफ्ते 10 दिन में हमने वो काम शुरू कर दिया। और वहाँ से हमारी ये पहले बिजनेस की मैं अगर बात करूँ, एक्सीडेंटल बिजनेसमैन आप ऐसे बने? ऐसे बने तो एक्सीडेंटली बने ना आप। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब लाइफ में जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, अब नहीं हुआ तो बन गए, ठीक है अभी कुछ ना कुछ तो करना है। तब घर वाले भी कह रहे हैं अभी अब बड़ा होता जा रहा है, तेरी शादी करनी है तो कुछ काम कर, नौकरी नहीं मिल रही तो कुछ काम कर ले, तो कर लिया जी काम। वहाँ से हमारा ये काम शुरू हुआ, अच्छा काम था और शुरू कर दिया हमने काम। वो पहला प्रोडक्शन हमने मतलब आप लगाइए लगभग 20 या 30 के करीब हमने मधानी बनाई। लोकल में ही मेरे 2-3 फ्रेंड थे। मैंने आपको बताया ना छोटा सा शहर है हमारा। मुझे लगता है 50% लोग उस टाइम शहर में एक दूसरे को सब जानते होंगे, चाहे वो बनिया कम्युनिटी से था, चाहे पंजाबी था, चाहे जाट था, चाहे सिख था, मैक्सिमम लोग एक दूसरे को जानते। और कुछ हमारे को इसलिए थोड़ा ज़्यादा जानते थे कि फादर साहब रामलीला करते थे, तो शहर में हर कोई आदमी LD शर्मा को जानता था। अब हमारा नाम हमें जानते थे लोग कि LD शर्मा के बच्चे हैं। तो हमारी वो सप्लाई स्टार्ट हुई पहले। अब हुआ क्या, महीने 1.5 महीने के बाद, अब इसमें क्या सिस्टम होता है, वो आज भी होता है सिस्टम, कि आपको क्रेडिट पे मटेरियल देना होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने सामान दे दिया तो आपको पैसे साथ के साथ मिलेंगे। बिजनेस कहते हैं कि चलता ही इस तरह से ज्यादातर कि हाँ। आप उधार पर काम चलाओ अपना, है ना। और आप मजे की बात देखिए, ये जो उधार वाला सिस्टम है, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो नहीं करते हैं। वो पहले पैसे मंगवाएंगे, वो फिर आपको माल सप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ कहाँ से आई? उन्होंने 40 साल रगड़े खाए, उनको पता लग गया उधार पे दोगे तो मरोगे। ओह अच्छा। वो बड़े ही इसीलिए बने हैं। हमें लगता है कि आज वो अदानी बन गया, अंबानी बन गया, वो बन गया, वो उन्होंने 50-60 साल रगड़े खाए उन लोगों ने। कुछ और भी किए होंगे काम, तभी बने वो इतने बड़े लोग। हर कोई नहीं बन सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता। मैं एक वैसे एग्जांपल दिया। अब जब क्रेडिट पे सामान दे दिया, पैसे तो वापिस आने थे हमारे पास 2 महीने के बाद। बोले जी 2 महीने का सिस्टम चलता है क्रेडिट का। अब मेरे को तो बाबूजी ने उस टाइम 70,000 रुपये दिए थे। टोटल बिजनेस का हमारा टारगेट था 80,000 रुपये का। 30,000 रुपये हैप्पी ने देने थे। अब जब वो पेमेंट देने की बारी आई तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा था, लेकिन उसके पास होंगे, बेचारे के पास वो तभी देगा। वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बंदा था, घर वालों से तो लेता नहीं था पैसे।
तो 10, 12, 15, 20 दिन, 1 महीना हो गया, अब वो कुछ हेल्प करे ना। अब दिल्ली में वो अपना काम कर रहा है, वो काम उसने बंद नहीं किया, वो काम वो कर ही रहा है। अब मैं बना रहा हूँ तो वो मेरी चीज़ की मार्केटिंग भी नहीं कर रहा है। ओके। अब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश में है। उसने उस टाइम बेचारे ने, हो सकता है शर्मा शर्मी हाँ कर दियो, ठीक है मैं मिलके काम करूँगा, उसने कोई रिस्पॉन्स मुझे दिया नहीं। अब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मुझे तो कुछ ना कुछ सोचना था, मुझे अब फैक्ट्री चलानी है तो पैसा तो चाहिए। तो मैंने फादर साहब को कहा, घर में किससे बात करते? फादर साहब से। भैया तो एयरफोर्स में थे। ऐसा यार दोस्त कोई पैसे वाला था नहीं जिससे हम बिजनेस की बात करें जाके। फादर साहब ने बैंक में बात की, भैया जिस बैंक में थे उस बैंक में 2-3 कलीग थे, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप, आज भी हमारे अच्छी, मतलब बड़े भाई की तरह है वो। तो उन्होंने बोला भी इसकी ना कि हम लिमिट बना देते हैं। बाबूजी जब रिटायर होके आए तो उन्होंने हमारी कॉलोनी में एक प्लॉट लिया, 150 गज का, 300 गज का प्लॉट था। वैल्यू थी उसकी लगभग 1.5 लाख रुपए के लगभग। तो उनको पता था भी शर्मा ही ने प्लॉट लिया हुआ है, तो बोले वो प्लॉट है ना आपके पास? बाबूजी बोले हाँ प्लॉट तो है। तो बोले भी उस प्लॉट के अगेंस्ट ना हम इसको एक लिमिट बना के दे देते हैं। अच्छा। तो वो पैसा ये अपने काम में यूज कर लेगा। अब हमें ये तो पता नहीं भी लिमिट क्या होती है। उन्होंने प्लॉट रखे, साइन बाबूजी के हुए, मेरे हुए, 70,000 रुपये उन्होंने एक लिमिट बना दी हमारी। और मेरे को बोले भी वो तेरे अब 70,000 रुपये तेरे अकाउंट में है, तू जैसे मर्जी यूज़ कर। मुझे लगा भी ये पैसे ना मैं एक ही बार निकाल लूँगा तो निकाल लूँगा, हो सकता है बैंक वाले बाद में देने से ही मना कर दें। अच्छा। तो मैंने वो 1 गो में 70,000 रुपीज़ कैश निकाल लिया। ठीक है। निकाल के और मैं यहाँ आया बसई दारापुर, और पूरा एक 70,000 रुपये में, उस टाइम आप ये लगाओ कि छोटा, उस टाइम ना जिप्सी चलती थी कमर्शियल। अच्छा। जिप्सी आई थी तो जिप्सी लोग कमर्शियल चलाते थे उसको, सामान ले जाने के लिए, सवारियाँ ले जाने के लिए। तो एक मेरे दोस्त के पास जिप्सी थी, जींद से मैं करके आया वो जिप्सी, और वो जिप्सी भर के ले गया मैं 70,000 रुपये में पूरा सामान 70,000? हाँ पूरा मधानी पूरी, पता नहीं उस टाइम 240 रुपये की मधानी हम बेचते थे। अब सेल प्राइस कैसे निकाला हमने भाई, वो बेच रहा है 260 रुपए की अमृत वाला, अगर वो 260 की बेच रहा है तो मेरे को उससे 20 रुपए सस्ती बेचनी है, तब मेरी बिकेगी। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे को कॉस्ट कितने की आ रही है, कितना का क्या होगा, मैंने कोई सिस्टम नहीं लगाया। 240 रुपए की हमने बेच दी। खैर हम तब भी पैसा कमा रहे थे, ऐसा नहीं है कि मार्जिन नहीं था उसमें, मार्जिन ठीक ठाक मार्जिन था। सामान ले आए जी, फिर बना दिया, काम ठीक ठाक चलता रहा, साल भर हो गया। तो अभी हैप्पी आपके साथ थे? नहीं, वो तो फिर मना ही कर दिया उसने, मतलब वो उसने दो महीने के बाद उसने मना ही कर दिया। तो बोला भैया मेरे से इंडिविजुअल थे आप इसका? तो मैं इंडिविजुअल, फिर मैंने शुरू कर लिया काम, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया मैं। काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उधार का मैटर बहुत खतरनाक था। मतलब आप ये लगाओ कि 8-9 महीने के बाद अब मेरे पास पैसा नहीं है आगे सामान खरीदने के लिए, पैसा मार्केट से आना है। अब मार्केट से पैसा कैसे आता है कि मान लो आपकी एक पर्ची बन गई 2,000 रुपये की, तो आप जाओगे तो वो बोलेगा 2 मधानी ले आना और पिछली कुछ पेमेंट ले जाना, पूरी नहीं, कुछ पेमेंट ले जाना। तो मान लो मैं 2 ले गया तो उसने मेरे को 500 रुपये दे दिए, 700 रुपये दे दिए, ऐसे करके कलेक्शन होती थी। अब इसमें एक दूसरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा। अब आपको अगर फैक्ट्री लगाई है आपने तो आपको सेल टैक्स नंबर लेना है। हाँ। सेल टैक्स नंबर लिया, अब सेल टैक्स नंबर ले लिया हमने। अब जब रजिस्ट्रेशन करवा दिया आपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, तो हर एक डिपार्टमेंट को पता लग गया कि एक फैक्ट्री लग गई। अच्छा। ठीक है। तो लेबर वाले भी आ गए। अच्छा। अब काम कर रहे हैं सिर्फ 2 आदमी। मैं खुद लेथ मशीन पे खड़ा, मैं चलाता था लेथ मशीन, ड्रिल मशीन मैं खुद चला लेता था, मतलब सीखा मैंने लड़कों से। बिजली बोर्ड तो पहले से इन्वॉल्व था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद सेल टैक्स इन्वॉल्व हो गया। सेल टैक्स इन्वॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली आप इनकम टैक्स के साथ इन्वॉल्व हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अब आप बसई दारापुर से सामान खरीदने जा रहे हो, वो आपको बिल पे माल नहीं देगा। अच्छा। हाँ, वो कह रहे जी आप कैश का काम करो जी, हमने टैक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आप ले आए, आपको पता नहीं है, आप ले आए,
अब पता चला जी जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकले सामान लेके तो बाहर ही सेल टैक्स वाले खड़े हैं। अच्छा हाँ, वो बाहर ही खड़े रहते जीप लगा के। अच्छा, हाँ, परमानेंट। अभी भी ऐसा ही होता है? वो अब पता नहीं होता कि नहीं होता, उस टाइम तो वो बाहर ही खड़े रहते जीप लेके। हाँ। क्योंकि डेली अप डाउन करते थे लोग, जींद से दिल्ली, डेली पैसेंजर बोलते हैं उनको। भाई सुबह दिल्ली गए, सामान खरीदा और शाम को लेके आ गए। सबकी सेटिंग होती थी, सिस्टम का पार्ट है। अब जैसे आप सामान लेके बाहर निकलोगे, बिल दिखाओ जी। अच्छा, ओहो हो। अब बिल है नहीं आपके पास, अब बिल नहीं है तो फिर वही लिफाफा चलेगा आपका। आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है आप। तो ये सब चीजें, और धीरे धीरे ना ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ये डिपार्टमेंट धीरे धीरे बढ़ते चला। आप जैसे जैसे ग्रो करोगे तो आप ये मान के चलो कि आपके साथ 1-2 डिपार्टमेंट और जुड़ते चले जा रहे हैं। लिफाफा सबको चाहिए। हाँ, वो सबको चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। वो तो अब सिस्टम का पार्ट है। मुझे लगता नहीं कि वो 100 साल तक भी खत्म होगा हमारे यहाँ से। वो इतना रम चुका है, हमारे अंदर भी रम चुका है, हम भी उसके बिना काम नहीं कर सकते। आप अगर आज की डेट में, जो आज का जमाना है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पिछले 40 साल का बता रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से बात कर रहे हो और सामने वाले को ईमानदारी से सब कुछ बता भी रहे हो ना, वो विश्वास कर ही नहीं सकता कि कोई आदमी इतना ईमानदार हो सकता है। सही बात है। कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपके ऊपर। चलो जी, खैर वो चलता रहा जी हमारा काम। अब साल भर हो गया, साल भर के बाद पैसे हो गए खत्म। ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है, मार्जिन ठीक मिल रहा है, दिख रहा है, अभी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन पैसा आपका मार्केट में पड़ा है। अब फिर दिमाग लड़ाना शुरू किया जी, अब करें क्या। तो मेरे एक कजन ब्रदर थे, बुआ जी के बेटे, बड़े हैं मेरे से, वो भी काम ढूंढ रहे थे, काम कर रहे थे पहले वो किसी रेडीमेड गारमेंट्स का। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई पार्टनर के साथ, तो उनको वहाँ से अलग होकर नया काम करना था। तो मेरे फादर साहब ने भी कहा अभी घर का आदमी मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमने फिर उनको ऑफर किया, तो ही वाज रेडी। हम दोनों ने मिलके फिर वो काम किया और हमने अच्छा काम वो शुरू हो गया हमारा। पहले मैं खाली जींद का काम करता था, फिर हम आसपास के कस्बे हैं, हमारे आसपास उचाना है, नरवाना है, असंध है, राजौंद है, हांसी है, काफ़ी बड़े बड़े कस्बे हमारे आसपास। रोहतक तक हमने सप्लाई दी। हम दोनों भाई स्कूटर पे सुबह सुबह बैठ जाते थे, लंच साथ रखते थे, 3-4 मधानी साथ रखते थे, मार्केट करके भी आते थे, सामान बेच के भी आते थे, नया क्लाइंट बना के भी आते थे। तो ये चलता रहा हमारा ठीक ठाक सब कुछ। फिर एक दिन मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने की आज तक आदत है। मतलब रोज सुबह उठ के मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना, उसमें अच्छी अच्छी ऐड आती थी, वो भी पढ़ता था मैं। मतलब हर चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ता था। तो एक दिन HSIDC की ऐड आई प्लॉट की, कि जींद में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है HSIDC का, और उसमें प्लॉट उन्होंने निकाले। ठीक है। और प्लॉट निकाले और उसमें उन्होंने लिखा कि जो शायद, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप अनएम्प्लॉयड यूथ है और आपका रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्लॉट था 500 गज का, 37,500 रुपये का प्लॉट था, मुझे आज भी फिगर याद है। 3750 रुपये आपको मार्जिन मनी देना। ठीक है। पैसे अपने पास नहीं थे, काम हमारा ठीक चल रहा था, लेकिन हम पैसा निकालते नहीं थे, क्योंकि घर पे तो खर्चे की जरूरत ऐसी होती नहीं थी, घर खर्चा तो चल ही रहा है। तो जो भी पैसा होता था वो बिजनेस में ही लगता रहता है, और छोटा बिजनेस था, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बिजनेस था वो। मैंने घर वालों से बिना पूछे वो प्लॉट अप्लाई कर दिया। अच्छा। प्लॉट अप्लाई कर दिया। तो उसमें क्या सिस्टम था कि आप अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू होगा, सिंगल विंडो स्कीम होती है एक हर डिस्ट्रिक्ट में। ADC जो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, और हर डिपार्टमेंट का एक आदमी उसका मेंबर होता है। ठीक है। इंटरव्यू के लिए हमारे पास लेटर आ गया जी। इंटरव्यू देने के लिए गए हम। तो प्लॉट लेने के लिए इंटरव्यू होता था? हाँ, मतलब वो देखते थे ना कि आपको नॉलेज भी है या नहीं है। अच्छा। आपको वो तभी देंगे ना प्लॉट, भाई आपको नॉलेज है या नहीं है, जो काम आप करना चाह रहे हो। लगानी है आपने इंडस्ट्री, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, आपको इंडस्ट्री ही लगानी है। अच्छा। बेसिकली गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक एरिया डेवलप होगा। तो प्लानिंग बहुत अच्छी होती है गवर्नमेंट की, उसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिसीज अच्छी बनती हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होती है,
ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में आके वो पसीना निकाल देते हैं सबका। फिर इंटरव्यू हुआ जी, वहाँ पे मेरे को अपने साथ के लड़के भी मिले वहाँ पे, सुधीर गर्ग, प्रदीप शर्मा, अरविंद भारद्वाज, हम सब लोग इकट्ठे थे वहाँ पे, हमारे सबके इंटरव्यू हुए। अब मेरे से उन्होंने पूछा जी आप क्या बिजनेस करोगे वहाँ पे, मैंने बताया उनको। बोले आप की हुई आपने एमको में, आप पंखे की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, आप क्या नॉलेज है इस चीज़ की? तो मैंने उनको बताया कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरी फर्म रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी काम कर रहा हूँ ये मैं। खैर वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला ठीक है। वो उस टाइम नहीं बताते थे, वो बताते थे बाद में, क्योंकि एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे और प्लॉट मेरे ख्याल सारे 20 या 30 प्लॉट थे सारे। अब वहाँ पे मेरी उन से दोस्ती भी हुई सबसे। अच्छा। क्योंकि हम लोग मिले वहाँ पे, सब हम उम्र थे और सब झटके खाए हुए थे, पढ़े लिखे थे सब, किसी को नौकरी मिली नहीं, तो सब एक्सीडेंटल बिजनेसमैन थे वो। अच्छा, सारे थे। हाँ, लेकिन 2-3 ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड बिजनेस का था, तो उनको मैं एक्सीडेंटल बिजनेसमैन नहीं बोल सकता, लेकिन 1-2 थे हमारे साथ के वहाँ पे। 15-20 दिन के बाद लेटर आ गया जी कि आपका नाम रिकमेंडेशन आ गया है। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आपने एजुकेशन आपकी एमकॉम है, आप लगा इलेक्ट्रिकल की फैक्ट्री रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन है मेरा इस फर्म के नाम से। समझ में आ गया। खैर उनको हो गया इंटरव्यू मेरा वहाँ पे, मेरी उन बच्चों के साथ भी दोस्ती होगी, जो बच्चे तो नहीं कहूँगा, हम मिले थे हमारे जो मिले वहाँ पे। उसके बाद लगभग 10-15 दिन के बाद हमारे पास रिकमेंडेशन का लेटर आ गया। अब उस वहाँ पे प्लॉट अलॉट हुए हमें, मेरे को प्लॉट अलॉट हुआ, प्रदीप शर्मा को हुआ, सुधीर गर्ग को हुआ, अरविंद को हुआ। प्रदीप की तो आज भी फैक्ट्री है ईशुजू कॉर्पोरेशन के नाम से। सुधीर ने यूनिवर्सल फार्मास्यूटिकल लगाई, वो अब कोरोना में चला गया सुधीर। अरविंद भारद्वाज ने पाइप की फैक्ट्री लगाई थी। अब प्लॉट मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लॉट का रिकमेंडेशन आ गया तो उसके 10% पैसे भरने थे, 3,750 रुपये। घर वालों को मैंने बताया नहीं था। अब जो उसका मार्जिन मनी भरना था उसके लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। तो हमारी चाची जी थी छोटी, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। तो मैंने उनको बताया कैसे ऐसे प्लॉट निकला है और 3,750 रुपये भरने हैं। अच्छा। अब पैसे मैं अभी वहाँ फैक्ट्री से तो निकाल नहीं सकता, मैं निकालूंगा तो फिर मतलब घर भी बताना पड़ेगा और सुभाष को भी पता चलेगा जो मेरे कज़न ब्रदर है। मगर वैसे मैंने बताया हुआ है कि प्लॉट मैंने अप्लाई किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया हुआ। तो बोले कोई नहीं, तो मेरे से पैसे ले जाए, मेरे को वापस कर दियो। तो मैंने उनसे वो 3,750 रुपये लिए, ठीक है, और वो पैसे भर दिए। अब वो बाकी जो पेमेंट थी वो अपने को 6 महीने के अंदर अंदर भरनी थी। ठीक है। अब 6 महीने में वो अपने पास वो पैसे बाकी के इकट्ठे नहीं हुए। अब नहीं हुए तो एक लेटर आ गया जी आपका प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिया। अच्छा। तो मेरे को लगा यार ये प्लॉट हाथ से ही निकल जाएगा ये तो मैंने भाग दौड़ शुरू की। मैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वाले से मिला जाके दोबारा से। तो उन्होंने बोला भी आपको चंडीगढ़ जाके बात करनी पड़ेगी और पैसे तो आपको भरने ही पड़ेंगे। मैंने कहा कोई नहीं भी मैं भरूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम मेरे को चाहिए। HSADC वालों ने तो मना ही कर दिया मेरे को। अच्छा। हाँ, फिर मैंने किसी को मिलके मैं रणदीप सुरजेवाला जी से मिला जाके। ये तब एडवोकेट थे, इनके फादर उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और ये एडवोकेट थे वहाँ हाई कोर्ट में। तो मैं पंचकुला, इनकी कोठी थी उस टाइम, मैं रात को रुका भी इनकी पंचकुला वाली कोठी पे ही। मैं इनको मिला जाके, मैंने बताया भी ऐसे ऐसे। अब इनके फादर इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस टाइम बताते हैं कि शायद वो इनके जीजा जी थे, IAS अफसर थे वो। अब मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में मतलब रियल थे या कज़न थे, जो भी थे। तो मैंने बताया जी ऐसे ऐसे मेरा प्लॉट निकला था, पैसे मैं भर नहीं पाया और मेरे को दोबारा प्लॉट चाहिए, वो पैसे मैं भर दूंगा किसी भी तरह से कर के। तो बोले कोई बात नहीं, मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप चले जाओ वहाँ पे। मैं रात को वहाँ रुका, सुबह नाश्ता वाश्ता करके इनको मैं मिलके दोबारा से बोले फ़ोन कर दिया मैंने, आप चले जाओ।
हाँ मैं चला गया जी ऑफिस में। जो जीएम थे मिस्टर कालड़ा थे शायद, या कौन थे, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो मेरे को बोलते हैं ये नहीं मिलेगा भैया तेरे को, तू जैसे मर्जी कर ले, ये कैंसिल हो गया, ये अलॉटमेंट हमने किसी दूसरे आदमी को अब रिकमेंडेशन भेज दी है, तो अब हमें उसको देना पड़ेगा, ये तेरे को नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे मिलके तो बाहर आ गया। तो बाहर आया तो मैं फिर उनके पीए से मिला, जो एमडी के पीए थे। मैंने उनको बोला जाके भी ऐसे ऐसे, बोले हाँ रणदीप का फ़ोन आया हुआ है मेरे पास, तो आपका केस किसके पास है? मैंने बताया। बोले कोई बात नहीं, मैं उनको अभी फ़ोन कर देता हूँ, तो आप कर लो बात जाके। उन्होंने उसको फ़ोन किया, मैं दोबारा गया। वो समझ तो गया, अभी इसको देना तो पड़ेगा ही। तो फिर बैठते ही मेरे को बोलता है तो अप्रोच लगवा ले, प्लॉट तो मिलेगा नहीं। जब है ही नहीं प्लॉट हमारे पास तो कहाँ से देंगे? कोई उनके फ़ोन करवाने से प्लॉट मिल जाएगा तेरे को? मतलब उसने पहले मेरे को थोड़ा सा ऐसे डरा दिया, फिर बाद में बोला कोई बात नहीं, ध्यान रखते हैं, ऐसे ये ऑफिशियल काम ऐसे नहीं होते। मतलब फिर काफ़ी उम्र के थे, जैसे बच्चों की तरह समझाते हैं, समझाया उन्होंने, और वो प्लॉट मेरे को मिल गया। पैसे मैंने भर दिए, पैसे भर दिए, प्लॉट मेरे को मिल गया, प्लॉट मेरे नाम अलॉट हो गया। अब अलॉट हो गया तो आपको 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे काम करना है। ठीक है। तो मैंने कजन ब्रदर को बोला भी हम काम करते हैं वहाँ पे। अब वो बोले भी ठीक है भाई, मेरे पास तो देखो पैसे हैं नहीं। और वो अपनी जगह पे ठीक थी, मैं अपनी जगह पे ठीक था, मेरे को प्लॉट करना है वहाँ पे। तो मैंने बोला भी मैं अपना कर लेता हूँ वहाँ पे, ये फैक्ट्री आप ही चला लेना। ठीक है। वो प्यार से सारी बातें हमारी हो गई। और इसी दौरान शादी के लिए तो घर वाले पीछे पड़े ही हुए थे। तो रिश्ते के लिए बात हो गई। मैं जाके देख के आ गया नमिता को। फिर इनके फादर साहब आए, तो मैं उनको फैक्ट्री भी ले गया। फिर उनको मैंने चल के प्लॉट दिखाया कि ये प्लॉट मैंने अब लिया, अब मैं फैक्ट्री यहाँ पे लगाऊंगा। चलो ये बातें हो गई जी। फिर शादी हो गई। शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर अब फैक्ट्री पे काम करना था। तो मेरे को नमिता तब पढ़ रही थी, अभी एमए फाइनल ईयर में थी तब, ये डीयू में। अब फैक्ट्री बनाने के लिए और मशीनरी के लिए फिर पैसा चाहिए, और थोड़ा पैसा नहीं चाहिए, वहाँ पे तो ज़्यादा पैसा चाहिए। हालांकि कुछ पैसा मुझे वहाँ से मिला, जो भी सिस्टम था हमारा। कुछ पैसा फिर मुझे फादर साहब ने भी दिया। कुछ पैसा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया। उस पैसे से हमने वो फैक्ट्री का शेड बनाया। अच्छा। उसमें हम मशीनें लेके आए, और वो बहुत अच्छी फैक्ट्री हमने बड़े दिल से बनाई वो। अब वहाँ मैंने भी फैक्ट्री लगा ली, प्रदीप ने भी लगा ली, अरविंद ने भी लगा ली, सुधीर ने भी लगा ली। वो जो एसएम शर्मा जी जिनके पास मैंने सबसे पहले नौकरी की, उनका यूनिट तो वहाँ पे था ही। अच्छा। और जो फैक्ट्री अब मैंने ये लगाई, ये बिल्कुल हरियाणा लेदर केमिकल के बिल्कुल सामने थी। अच्छा। जहाँ मैं जॉब करता था। तो वो जिनके साथ में जॉब करता था वो भी लोग अभी तक वहीं पे ही थे। तो मैंने वो यूनिट लगाया वहाँ पे। तो मतलब ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा हमारा सर्कल वहाँ पे बन गया वहाँ पे। बहुत अच्छा सर्कल बन गया, और फैक्ट्री भी लग गई। वीके इंडस्ट्रीज के नाम से हमने वो फैक्ट्री लगाई। 50 नंबर प्लॉट था मेरा फैक्ट्री का। सेम काम हमने शुरू किया वहाँ पे। वहाँ पे हमने वीके के नाम से बनाना स्टार्ट किया। वहाँ विनीत के नाम से नहीं बना, विनीत के नाम से भैया ही बना रहे थे। अब काम धीरे धीरे स्टार्ट किया हमने। अच्छा ग्रुप बन गया हमारा वहाँ पे, एक दूसरे की हम खूब हेल्प भी करते थे। एक एसोसिएशन बनाई वहाँ पे हमने। अरविंद हमारे प्रधान बने, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट बना। अब चलता रहा काम, ठीक चल रहा था काम हमारा। तो मेरे पास आदमी ट्रैप कैसे होता है और फंसता कैसे है, मैं आपको अब वो भी बता रहा हूँ। मेरे को ना हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों ने अप्रोच किया। अच्छा। 2 अफसर आए मेरे पास वहाँ। अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर थे एक, और दूसरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो आए, उन्होंने फैक्ट्री देखी। तो बोले आपको लोन चाहिए? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं अभी मेरे को। बोले नहीं, आप काम बढ़ाओ अपना, हम आपको पैसे देंगे, आपको हम 5 लाख रुपया दे देंगे। आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी है, और
5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। अब 70,000 वो जो बैंक में था वो तो एज इट इज स्टैंड कर रहा था और वो मेरे को ही भरना था क्योंकि वो लोन मैंने लिया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को सारी स्कीम समझाई, सब कुछ समझाया, तो मुझे भी लगा 5 लाख रुपया दे, 5 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट था। और मुझे लगा काम बढ़ाना ही है, अब टारगेट है भी काम बढ़ाना है तो हम लोन ले लेते हैं। अब ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने वाले होते हैं, हमने तो ले लिया। अब उन्होंने सब कुछ ये तो समझा दिया, सब कुछ 5 लाख रुपए के मेरे से पेपर भी सब साइन करवा लिए, लेकिन वो भी सारा काम जो होता है वो लिफाफे के अगेंस्ट ही होता है। अच्छा, वो भी वैसे नहीं होता है। अगर आप उन्होंने भी अप्रोच किया है ना तो भी आपको वो सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। अब हमें लगा चलो कोई नहीं यार, 5 लाख रुपया दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देना भी बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत है, दे देंगे, क्या समस्या है। उन्होंने जी वो 5 लाख रुपए मेरे को रिलीज कर दी। अच्छा, कहानी फिर वही की वही, 5 लाख रुपया आया और मैं 5 लाख रुपए का टेम्पो भर के सामान ले आया। अच्छा, अच्छा, भाई काम बड़ा करना है, सोचा नहीं है अभी करना कैसे है, आगे क्या होगा, उसका क्या, उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे नेगेटिव, वो तो कुछ सोचा ही नहीं ना। अभी लोन है, आप समझना, लोन है, वो लोन ले लिया हमने, अब उसको भरना भी तो है दोबारा। वो 17,000 या 18,000 के लगभग की उस टाइम किस्त थी जो मेरे को रीपे करनी थी 5 साल में, पता नहीं कितना, इतना कुछ था सिस्टम उनका। ये 93 की बातें हैं, शायद 93 या 93 की बातें हैं। पैसे आ गए जी, हमने काम शुरू कर दिया। 3 महीने 4 महीने काम चला, पंखे बनाते थे और मदानी बनाते थे। उस सीजन में जब ये पैसा मुझे मिला तो मेरा जो फोकस था वो पंखों के ऊपर था। पंखों में मार्जिन अच्छा मिलता था, सेल बहुत अच्छी होती थी, हर तरह के फैन, सीलिंग फैन, सिर्फ ओनली सीलिंग फैन। साथ में थोड़ा सा मैंने कूलर का स्टार्ट किया, एक एडिशन किया कूलर का साथ में, क्योंकि हमारे साथ मिलता जुलता बिजनेस था। वो एक ही दुकानदार तीनों चीजें ले लेता था, मदानी भी ले लेता था, पंखे भी ले लेता था और कूलर भी ले लेता था। कुछ मदानी में कम बनाता था क्योंकि मदानी भैया बना रहे थे, तो कंपटीशन में ना आए हम, तो उस वजह से मैंने वो एक आइटम बहुत कम बनाया, बाकी 2 चीजें बनाई हैं। अब महीना तो उसमें क्या होता है, आपको 1 साल की गारंटी देनी होती है पंखे की। आप अभी भी आप जाओगे, कंपनी है या लोकल, आपको 1 साल की, बड़ी बड़ी कंपनियां तो 5-5, 6-6 साल की देती हैं। अब हमने वो पंखे बनाए, अब गारंटी 1 साल की है। जैसे मान लीजिए मार्च में, फरवरी में मैंने माल खरीदा, मार्च में ये सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने वाइंडर रखा नया, 2 मशीनें में वाइंडिंग मशीनें लेके आया। जो 5 लाख रुपए मेरे को मिले, वो 70,000 मैंने बैंक के पहले क्लियर कर दी। वो आप मान लो भी एक, मतलब वो एक मैंने थोड़ा समझदारी वाला काम किया होगा। अब पंखे बना दिए जी, पंखे बेच दिए। अब हुआ क्या, जैसे ही जून जुलाई स्टार्ट हुआ, गर्मी स्टार्ट हुई, अब किसी एक डीलर से कंप्लेंट आ गई कि पंखा गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है मतलब जल रहा है। तो मैंने कहा कोई नहीं, भेज दो। तो उसके बदले में हमें दूसरा पंखा देना होता था और पेमेंट आनी है मेरे को 3 महीने के बाद। क्रेडिट 3 महीने का है। सितंबर आते आते, जैसे जब तक गर्मी खत्म होने का टाइम आया, तब तक आप ये मान के चलिए कि मेरे ख्याल मैंने 1000 के लगभग पंखे बनाए थे, तो मेरे पास 750-800 के करीब पंखे वापिस आ गए। अरे मतलब उनमें इतनी जबरदस्त कंप्लेंट आई। अब देखा ये कि इतनी कंप्लेंट आई क्यों, क्योंकि वो आ गई तो अब एक बार तो काम सब कुछ रुक गया, क्यों, पैसा तो है नहीं और आपके पास, और वो जो अगर चीज वापस आ गई है आपके पास तो आपको नई करके देनी है ना। आपको वाइंडिंग भी दोबारा करनी है, आपको पेंट भी दोबारा करना है, आपको मतलब आपको दोबारा से बनाना है, सब कुछ दोबारा से बनाना है। रॉ मटेरियल है आपके पास, आप उसको दोबारा से बनाएंगे सब कुछ। लेकिन HFC की किस्त तो स्टार्ट हो गई, हर महीने उनको तो पैसा चाहिए, 17,000 या 18,000 जो भी था वो 3 महीने के बाद स्टार्ट हो गई थी किस्त। तो पता चला जी, जो लड़का हमने रखा था वाइंडिंग वाला, उसने सारे पंखों की वाइंडिंग ही गलत कर दी। ओह अच्छा। उसमें क्या होता है, मतलब वेट का और राउंड्स का टेक्निक है ये। अच्छा। आप कब कर दोगे
तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप वो वाइंडिंग मतलब तार कम लगा दोगे तो भी दिक्कत आएगी, ज़्यादा लगा दोगे तो भी दिक्कत आएगी। तो उसकी एक फिक्स रेशो है, आपको उसी रेशो में ही उसको बनाना है। लेकिन अब जो हो गया अब सब कुछ आके बंद हो गया जी, सामान पड़ा है, अब उसको ठीक करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। मतलब वहां से आप ये लगाइए कि एक बैक स्टार्ट हुआ। अच्छा। लगभग 1.5 साल के बाद नमिता की तब तक महर्षि विद्या मंदिर जींद में, मतलब नमिता की एमए कंप्लीट हो गई थी और एमए कंप्लीट होने के बाद फिर इसने बीएड की रेगुलर 1 साल तक। ये काम तब तक चल रहा था मेरा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 साल 1.5 साल के बाद इसकी जॉब लग गई वहीं पे महर्षि विद्या मंदिर में। तो घर की तरफ से तो टेंशन खैर पहले से भी नहीं होती थी। तो जो भी 3,000 या 2,000 जो भी नमिता को मिलते थे तो वो टेंशन खत्म, वो टेंशन नहीं होती थी मेरे को। 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, मतलब एक पोजीशन ऐसी आ गई कि काम बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा। क्योंकि पैसा नहीं है। अब आप कितना सामान आप दोबारा बना के करते रहोगे और फिर क्या होता है, एक ना रेपुटेशन खराब हो जाती है आपकी, आपका नाम खराब हो जाता है मार्केट में। लेकिन चल रहा था, फिर भी एक झटका लगा रहे थे उसको, मतलब चल क्या रहा था, खींच रहे थे बस उसको, काम को हमने खींचा जितना भी हम खींच सकते थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि उसके बाद हम उसको खींच नहीं पाए और वो HFC का जो लोन था उसकी इंस्टॉलमेंट भी जानी बंद हो गई और वो धीरे धीरे वो लोन जो था वो बढ़ने लग गया। मैंने आपको बताया मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो अब पढ़ता था तो कई बार दिमाग में ये आता था भी यार यहीं पे कुछ और काम देखता हूँ, अगर कुछ और काम हो जाएगा तो वो कर लेंगे काम साथ में। ये मेरे ख्याल 94 की बात है शायद, 94 या 95 की बात है। मेंथा होता है, मेंथा जिसका पिपरमेंट बनता है, पिपरमेंट बनता है जिसका। मेरे साथ कुछ दोस्त थे मेरे, एक निशित अग्रवाल थे, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कलकत्ता में। एक राम कुमार शर्मा जी थे, वो वहीं के थे। ये सब वो लोग थे जो हम लोग इकट्ठे बैठते थे। निशित अग्रवाल की मेरे बिल्कुल साथ वाली फैक्ट्री थी, बल्ब की फैक्ट्री थी उसकी। जो पोजीशन मेरी थी वही पोजीशन निशित अग्रवाल की थी और वही पोजीशन आप लगाइए भाई राम कुमार की थी। राम कुमार तो मैं ये नहीं कह सकता हमारे वाली पोजीशन थी, क्योंकि वो तो जिम्मेदार आदमी था, ज़मीनें बहुत थी उसके पास। लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें कि उसको बिजनेस सेट करना, उस हिसाब से वो हमारी कैटेगरी में ही आता था। तो हम लोग बैठ के ऐसे डिस्कस करते रहते थे सारी चीज़ें। उन दिनों क्या हुआ, ये मैं पिपरमेंट ना चाइना से आता था। अच्छा। चाइना में कोई बाढ़ आ गई और यहाँ पे इंडिया में इस एरिया में होता है, संभल, चंदौसी, रामपुर, यहाँ पे आज भी बहुत होता है। जो 300 रुपए किलो की चीज थी वो 2700 रुपए किलो हो गई। अच्छा। अब 2700 रुपए किलो हो गई, तो अब हम लोग बैठे थे इकट्ठे, तो बोले यार ये उगाते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। ये आपका दूसरा बिजनेस था? ये अभी तो हम सोच रहे थे लेकिन वो दूसरा बन गया। फिर आप ये लगाइए कि वो दूसरा बन गया उसके साथ में। तो यहाँ से सर शुरुआत हुई, यहाँ से सोच आई आपकी कि पेपरमेंट का बिजनेस करते हैं, क्योंकि चाइना में ये फेल हो चुका था और उसकी कीमत हो गई थी 250 से 2700 रुपए। चलिए अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि विनोद शर्मा जी, जो खुद को कहते हैं एक्सीडेंटल बिजनेसमैन, उन्होंने कैसे वो पेपरमेंट का बिजनेस शुरू किया और इसके बाद वो क्या करते चले गए। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपको एक्सीडेंटल बिजनेसमैन पसंद आ रहा है और अभी तक अगर आपने हमारे पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए हमारे चैनल पर जाके, क्योंकि ये एपिसोड्स एक आम आदमी की ज़िंदगी के हैं कि एक आम आदमी कैसे बिजनेस की शुरुआत करता है और अगर उसके बिजनेस नहीं चल पाते तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, फिर जीरो से शुरुआत करता है और आखिरकार उसका अगला बिजनेस सुपर हिट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।